everyone. So today we will start the new chapter. The name of the chapter is Air. Let's start the chapter. Chapter 12, Air. Learning objectives, atmosphere and its composition, structure of the atmosphere, importance of the atmosphere, weather and climate. Let's start. The atmosphere एक thick gaseous envelope है जो सराउंड करता है अर्थ को हर साइड से और अटैच्ड है अर्थ की सरफेस से बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। एटमॉस्फेयर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है पूरे बायोस्फीयर इकोसिस्टम के लिए क्योंकि अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है इसी वजह से। वो प्रोवाइड करता है आपको नेसेसरी गैसेस फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो फिल्टर करता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन जस्ट प्रिवेंटिंग द अल्ट्रा वायलेट सोलर वेव्स को प्रिवेंट करता है कि वो डायरेक्ट जो यूवी रेज है सन की वो हम तक ना पहुंचे अर्थ की सर्फेस पर, और अर्थ को प्रोटेक्ट करता है ज्यादा गर्म होने से। इट मॉडरेट्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। वो अर्थ के सरफेस का जो टेम्परेचर है अर्थ पर वो थोड़ा आज भी, अब तो गर्मी बहुत ज्यादा होने लगी लेकिन फिर भी उसके टेम्परेचर को बहुत हद तक मॉडरेट रखता है। फैक्ट प्रेशर, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एस्टिमेट होता है बिटवीन 16 एंड 29,000 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल एंड 97% जो है इफेक्टिव एटमॉस्फेयर है अप टू द हाइट ऑफ 29 किलोमीटर। एटमॉस्फेयर और उसकी कॉम्पोजिशन, एक फिजिकल मिक्सचर है बहुत सारे गैसेस का। एटमॉस्फेयर कंपोज्ड है ऑफ गैसेस, वेपर एंड पार्टिकुलेट्स। गैसेस, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ये मेजर गैसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं 99% टोटल गैसियस कॉम्पोजिशन एटमॉस्फेयर। अब जो रिमेनिंग 1% है वो रिप्रेजेंट होता है उसमें आर्गन, CO2, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये सब आती हैं। ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट गैस है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेल करता है उसको सर्वाइवल के लिए। हम बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते, ये हमारे लिए जरूरी है। कंबशन ऑफ बर्निंग मैटर, जो बल्क है एटमॉस्फेयर का वो नाइट्रोजन से बना है जो एक्ट करता है डाइल्यूटेंट एंड इट्स जनरली केमिकली इनएक्टिव होता है। ये जरूरी होता है प्लांट लाइफ के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा इंपॉर्टेंट गैस है जो यूज किया जाता है बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस ताकि फूड बना सके। प्लांट्स किसकी हेल्प से बनाते हैं? CO2 चाहिए होता है प्लांट्स को एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, की हेल्प से वो खाना बनाते हैं। वो एब्जॉर्ब करते हैं बहुत सी रेडिएट एनर्जी को अर्थ से एंड रेडिएट करते हैं बैक अर्थ पर। तो वो इंक्रीज करता है लोअर एटमॉस्फेयर को टेम्परेचर को और अर्थ का सरफेस, और उसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो टेम्परेचर को इंक्रीज करता है ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस को, उसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है बाय ह्यूमंस या फिर एनिमल्स, वो कैसा लगता है? इक्वल टू द अमाउंट जो प्लांट्स यूज करते हैं। दैट विल मेक अ परफेक्ट बैलेंस। However, the balance is upset by burning of fuels like coal and petroleum and deforestation. They increase the concentration, CO2 का concentration बढ़ा देता है एटमॉस्फेयर में, ड्यू टू विच वेदर और क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट होते हैं। ओजोन गैस एब्जॉर्ब करता है ज्यादातर अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से रेडिएट होती हैं और प्रिवेंट करता है अर्थ को ज्यादा गर्म होने से। वाटर वेपर, वेपर कंटेंट एटमॉस्फेयर के रेंज करता है 0 से 5% बाय वॉल्यूम। क्लाइमेटिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एटमॉस्फेयर क्योंकि वो सेवरल फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन क्रिएट करता है, जैसे क्लाउड्स, फॉग्स, ड्यू, रेनफॉल, फ्रॉस्ट एक्सेट्रा। पार्टिकुलर मैटर, डस्ट पार्टिकल्स, सॉल्ट पार्टिकल्स, स्मोक, वॉल्केनिक एशेस, ये पार्टिकुलेट मैटर है एटमॉस्फेयर के अंदर। ये पार्टिकुलेट हेल्प करता है स्कैटरिंग ऑफ सोलर रेडिएशन बाय डस्ट पार्टिकल्स। सॉल्ट पार्टिकल्स जो है वो हाइड्रोस्कोपिक है न्यूक्लियाई एंड दस हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉप्स जो बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो मॉडर्न नॉलेज है अबाउट द एटमॉस्फेयर वो बेस्ड होती है इंफॉर्मेशन पर जो रिसीव्ड होते हैं रॉकेट्स के थ्रू, रैडर, सैटेलाइट्स के थ्रू हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है उस पर बेस होती है आज के टाइम की नॉलेज। अब अर्थ का एटमॉस्फेयर कंसिस्ट होता है, इसमें जोन्स होते हैं कुछ और लेयर्स भी होती हैं जैसे स्पेरिकल शेल्स की तरह। साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाइड करा है 5 ऑलमोस्ट कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ एयर फ्रॉम द बॉटम टू द हाईएस्ट लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये लेयर्स जो होती हैं डिस्टिंग्विश्ड होती हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर डेंसिटी एंड टेम्परेचर। वो होती है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर इंक्लूडिंग आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। हाइट जो होती है लेयर की वरी करती है लैटिट्यूड एंड सीजन से। हर एक लेयर का जोन ऑफ मार्क चेंज होता है इन कॉम्पोजिशन एंड टेम्परेचर। हर जितनी भी लेयर्स होती है ना ये सारी, सबका कॉम्पोजिशन भी अलग होता है, हर का सबका जोन अलग होता है। ट्रोपोस्फेयर पढ़ेंगे। ये लेयर एटमॉस्फेयर की क्लोज सबसे अर्थ सरफेस के पास होती है। ये एक्सटेंड करती है कम से कम 8 किलोमीटर अबव द पोल्स और 18 किलोमीटर इक्वेटर से ऊपर। वो एक्सटेंड है ओवर द इक्वेटर वो मोर है क्योंकि इंटेंस हीटिंग जो है इक्वेटर पर
वो एयर को एक्सपैंड करती है, क्योंकि इक्वेटर पर सबसे गर्म होता है, तो जितना गर्माहट होगी एक्सपेंशन होगा। पोल्स पर एयर ठंडी हो जाती है, डेंस हो जाती है, हैवी हो जाती है, तो ट्रोपोस्फेयर देयरफॉर मोर कंप्रेस्ड हो जाती है पोल्स पर। टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है ऑल्टीट्यूड एट अ रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 165 मीटर ऑफ एसेंट विद इन द ट्रोपोस्फेयर। वी कॉल इट, उसे नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कह सकते हो। अपर लिमिट ट्रोपोस्फेयर की उसको ट्रोपोपोज भी कहते हैं। वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं इस लेयर में, तो जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं वो यहीं टेक प्लेस करते हैं। एटमॉस्फेयर डज नॉट गेट हीटेड डायरेक्टली, सनरेज से हीट नहीं होता। ट्रोपोस्फेयर मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करता है अर्थ से, जब अर्थ वार्म होती है। तो जो हीटेड सरफेस अर्थ का होता है वो लेयर ऑफ एयर को जो उसके ऊपर रेस्ट कर रही होती है, गर्म हवा जो होती है, वो उसको टेक अवे करता है। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड होता है हाइट ऑफ 50 किलोमीटर अर्थ सरफेस से, और वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है। टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है हाइट 20 किलोमीटर, जिसके बियॉन्ड ग्रेजुअली राइज हो जाता है टिल स्ट्रेटोपॉज कहते हैं अपर लिमिट स्ट्रेटोस्फेयर की, जैसे उसकी ट्रोपोस्फेयर की ट्रोपोपॉज। जो बेल्ट होती है हाई टेम्परेचर की, वो कॉरस्पॉन्ड करती है प्रेजेंस ऑफ ओजोन से, वो एब्जॉर्ब करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज सन की, तो हेंस हाई टेम्परेचर कंडीशन अकर होती है। तो जैसे जैसे स्ट्रेटोस्फेयर फ्री होता है क्लाउड से, थंडर एंड लाइटनिंग से, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं वो आइडियल होता है फॉर लार्ज जेट प्लेन्स टू फ्लाई। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स फ्लाई करते हैं जस्ट अबव ट्रोपोपोज, ताकि वेदर डिस्टर्बेंस को अवॉइड कर सके प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर। मीजोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एक्सटेंड होता है टू अ हाइट ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर ऑन एन एवरेज, और लाई करता है स्ट्रेटोस्फेयर के अबव। टेम्परेचर हाइट के साथ साथ इस लेयर में घटता चला जाता है और -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, उसको सबसे ठंडी लेयर कही जाती है। अपर लिमिट मीजोस्फेयर की मीजोपॉज। मीजोस्फेयर का हाई क्लाउड्स होते हैं जो रात को शाइन करते हैं, फॉर्म्ड होते हैं प्रेजेंस ऑफ कॉस्मिक डस्ट की वजह से। मिटियोर्स जो इस लेयर में बर्न होते हैं एयर रेजिस्टेंस की वजह से, फ्रिक्शन होने की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। तो बहुत सारी जो रॉक्स है स्पेस से वो डस्ट में बदल जाती हैं और बर्न हो जाती हैं अर्थ के सरफेस पर पहुंचने से ही पहले। फैक्ट ट्रेजर, ओरिजिन जो होता है एटमॉस्फेयर का, वो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वॉल्केनिक आउटगैसिंग अर्ली इन अर्थ्स हिस्ट्री व्हेन द रॉक्स on its outer surface were just formed and gases were escaping from Earth's hot interior. बहुत से stages passed होते हैं to add sufficient oxygen levels to support life forms. Thermosphere, ये लेयर एक्सटेंड होती है 80 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर अबव मीजोस्फेयर। ये कॉरेस्पॉन्ड करती है क्लोजली विद द आयनोस्फेयर एज इट्स लोअर द पार्ट हैज इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, जिसको आयंस कहते हैं। आयंस होते हैं ना, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो लेयर होती है थर्मोस्फेयर, ये 80 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर के बीच तक रहती है मीजोस्फेयर के ऊपर, सबसे ऊपर। रेडियो वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम द अर्थ और रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ, इसी लेयर से जाती हैं। ये फैसिलिटेट करती है आपके लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आज हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, रेडियो उस पर सिग्नल्स आ रहे हैं, किसकी वजह से? वो सब कुछ सैटेलाइट्स जो इस लेयर के अंदर है उसकी हेल्प से। अपर पार्ट जो है इस लेयर का टेम्परेचर जो होता है वो राइज होना शुरू हो जाता है 1480 डिग्री सेल्सियस से, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं एक्सरेज, शॉर्ट वेव, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। थर्मोस्फेयर प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मेटियोरिक शार्ड्स, क्योंकि एट सच हाई टेम्परेचर पर मोस्ट सब्सटेंस जो होते हैं वो जल भी जाते हैं। एग्जॉस्फेयर, अपर मोस्ट लेयर एटमॉस्फेयर की जो बियॉन्ड आयनोस्फेयर होती है अप टू 1600 किलोमीटर, उसे हम एग्जॉस्फेयर कहते हैं। कोई डिफाइंड बॉर्डर नहीं है टू द इंटरप्लैनेटरी स्पेस। ये लेयर की बहुत ही स्कैटर्ड गैसेस होती हैं, ग्रेविटेशनल पुल मिनिमम है इस लेयर के अंदर। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर एक वेरी यूजफुल है बहुत तरीकों से। ये एसेंशियल है प्लांट और एनिमल की लाइफ के लिए, क्योंकि वो लाइफ सस्टेनिंग गैसेस उसमें है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। वेदर फिनोमिना अकर होता है अर्थ पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर रेगुलेट करता है एयर टेम्परेचर को अर्थ पर, वो प्रिवेंट करता है एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर को जो मेड, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। ओजोन लेयर अपर स्ट्रेटोस्फेयर में हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। आयनोस्फेयर रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव्स जो ट्रांसमिट हुई फ्रॉम द अर्थ, जिससे जो बनाती है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को पॉसिबल। एटमॉस्फेयर अलाउ करता है साउंड को कि वो उसके थ्रू ट्रैवल हो सके। वेदर एंड क्लाइमेट,
क्लाइमेट एक बहुत ही बेसिक एलिमेंट है नेचुरल एनवायरनमेंट में, वो अफेक्ट करता है लैंडफॉर्म, सॉइल टाइप्स, वेजिटेशन को। ये एक इन्फ्लुएंस है ऑन मैन इज वेरी हाई। हमारी जो चॉइस है क्लॉथ्स की, फूड की, हाउसेस की, जिसमें हम रहते हैं, वो इंटीमेटली रिलेटेड होती है क्लाइमेट से। टर्म क्लाइमेट शुड नॉट बी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए वेदर से। वेदर जो होता है, जो आपकी डे टू डे कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की किसी भी प्लेस पर, वेदर ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है डे टू डे। एक हॉट और ह्यूमिड वेदर जो होता है वो मेक वन इरिटेबल, ज्यादा गर्मी होती है तो इरिटेशन होती है, लेकिन एक प्लेजेंट ब्रीजी वेदर होता है वो हमें चेयरफुल बनाता है। क्लाइमेट जनरली डिफाइंड होता है एज एवरेज स्टेट ऑफ वेदर, कि ज्यादातर वेदर कैसा रहता है उसी पे क्लाइमेट डिपेंड करता है। एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेम होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। वेदर प्रिफर करता है टू शॉर्ट पीरियड के लिए, लाइक डे, वीक, मंथ तक रहता है, या कभी कभी उससे थोड़ा ज्यादा। जबकि क्लाइमेट कंसर्न होता है एवरेज कंडीशंस डिटरमाइंड ऑब्जर्वेशंस ओवर लॉन्ग पीरियड, मिनिमम 35 ईयर्स तक। टेम्परेचर, टेम्परेचर टर्म होता है जो हम यूज करते हैं तो इंटेंसिटी या डिग्री ऑफ हीट को एटमॉस्फेयर में दिखते हैं कितनी है। सन जो है वो प्राइमरी सोर्स है हीट का अर्थ से, बट सन की रेज डू नॉट, वो पूरे सरफेस ऑफ द अर्थ को हीट नहीं करती हैं इक्वली। Owing to the Earth's spherical shape and inclined axis, there is unequal distribution है सोलर एनर्जी का। अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड किसी भी प्लेस पर therefore डिपेंड करता है मेनली ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट पर और एंगल जिस पर सन की रेज अर्थ को स्ट्राइक करती है। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन या हीट डिक्रीज हो जाता है इक्वेटर से। जब आप इक्वेटर से पोल्स के टुवर्ड्स जाओगे तो ठंड हो जाएगी, देयरफॉर टेम्परेचर घटता है उसी तरीके से जैसे बढ़ता है, उसी तरीके, दैट इज वाई पोल्स हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। और टेम्परेचर सिटीज में हायर होता है एज कंपेरिजन टू विलेजेस। कॉन्क्रीट एंड मेटल्स जो बिल्डिंग्स में यूज हो रहा है, एसफाल्ट ऑफ रोड्स, ये सब दिन के टाइम ये सब चीजें गर्म हो जाती हैं और ये हीट रात को रिलीज होती है। प्रेशर, एयर मिक्सचर होता है गैसेस का और उसके अपना वेट भी होता है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर हैज वेट, वी ऑल हैव स्टडीड दिस। एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है अपने वेट की वजह से। तो एयर का जो प्रेशर होता है वो 10 उसको डिफाइन करते हैं कि मास, टोटल वेट ऑफ अ मास और कॉलम ऑफ एयर अबव पर यूनिट एरिया एट सी लेवल। आप इमेजिन कर सकते हो एज टू हाउ मच वेट ऑफ ओवरलाइंग एयर इज बीइंग कैरिड बाय एवरी मैन डेली, बट he does not feel such enormous weight on his head and shoulders because air present inside human body exert करता है equal amount of outward pressure जो balance करता है inward atmospheric pressure। इनवर्स रिलेशनशिप है टेम्परेचर और प्रेशर के बीच, दैट इज अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है प्रेशर करता है डिक्रीज हो जाता है, और अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो आपका प्रेशर बढ़ेगा। एज वी गो अप, जो लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, प्रेशर फॉल करता है। एयर प्रेशर हाईएस्ट होता है सी लेवल पर और हाइट के साथ डिक्रीज हो जाता है। हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन जो है एयर प्रेशर का वो इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय टेम्परेचर ऑफ एयर ए गिवन प्लेस पर। इन एरियाज जहाँ पर टेम्परेचर हाई है तो एयर जो होती है वहाँ हीट हो जाती है और राइज हो जाती है, तो वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। इन एरियाज जहाँ पर लोअर टेम्परेचर होता है वहाँ एयर कोल्ड हो जाती है और हैवी हो जाती है, जो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। हमेशा एयर मूव करती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया के टुवर्ड्स। विंड, विंड जो है वो एयर है जो चल रही है, मूविंग एयर को कहते हैं विंड, चलती हुई हवा। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का। जब एयर इज एट रेस्ट पर होती है, अगर सराउंडिंग ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें, तो वी आर स्कार्सली अवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस, बट व्हेन इट इज मोशन तो हम उसको तुरंत पहचान लेते हैं। हमें तो ये नहीं पता लगता, जब एयर नहीं चल रही होती तो हम उसको ध्यान नहीं देते, लेकिन कई बार बहुत ठंडी सी या तेज हवा चल रही होती है तो वो हमें महसूस देती है। तो एट टाइम्स विंड स्ट्रांग भी होती है, तेज आ जाती है, तेज हवा, तूफान, आंधी आती है, तो डिफिकल्ट है कि उसमें आप चल भी नहीं पाते हो, और ईजी नहीं होता कि एक अम्ब्रेला भी आप होल्ड नहीं कर सकते। अगर बहुत तेज हवाएं चलने लगे, आंधी आ जाए, तो आप छाता भी लेकर नहीं जा सकते। तो विंड को नेम किया जाता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब कई बार होता है ना कि इधर साइड से हवा आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, तो हवा भी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग नेम करें। एक विंड अगर साउथ से ब्लो कर रही है नॉर्थ की तरफ तो वो साउथ विंड हो गई। विंड्स कैन बी ब्रॉडली 3 टाइप्स में हमने उसको डिवाइड करा। परमानेंट विंड्स, जो विंड ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है पूरे साल, वो प्रिवेलिंग या परमानेंट विंड्स होती है। ये इनवेरिएबल या प्लानिटरी विंड्स भी उन्हें कहते हैं क्योंकि वो इन्वॉल्व करते हैं लार्ज एरिया ग्लोब के। ये विंड्स इंक्लूड करती है ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज एंड पोलर विंड। सीजनल विंड्स, विंड्स सीजनल चेंजेस के साथ इन द डायरेक्शंस, वो होती हैं आपकी सीजनल विंड्स, जैसे कि मानसून विंड्स। लोकल विंड्स, ये ब्लो करती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और अ ईयर स्मॉल एरिया में, जैसे कि लैंड और सी ब्रीज कोस्टल एरियाज में डेली फिनोमिना। लू चलती है, जो गर्म हवाएं चलती है नॉर्दर्न इंडिया में समर्स में,
और चिनूक यूएसए में, फोहिन स्विट्जरलैंड में। ये कुछ अदर एग्जाम्पल्स हैं लोकल विंड्स के। फैक्ट क्वेश्चन, वर्टिकल मूवमेंट एयर का करंट कहलाता है। वार्म एयर ऊपर जाती है, कोल्ड एयर नीचे आ जाती है। करंट आर नॉट फेल्ट बाय अस। मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी रेफर करता है कंटेंट कितना है वाटर वेपर का एयर के अंदर इन गैसियस फॉर्म एक पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस पर। वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाता है प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन के थ्रू फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज। जब एयर फुल ऑफ वाटर वेपर होता है उसको हम ह्यूमिड डे कहते हैं। जैसे जैसे एयर जो है वार्मर होती रहती है, उसकी कैपेसिटी मॉइस्चर को होल्ड करने की वो बढ़ जाती है ताकि वो मोर एंड मोर ह्यूमिड हो जाए। और ना ह्यूमिड डे क्लोथ्स जो, अब जब थोड़ी ह्यूमिडिटी होती है तो कपड़े भी सूखने में टाइम लगाते हैं। तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और वाइटल क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस है क्योंकि डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन जैसे कि ड्यू, फॉग, रेनफॉल, फ्रॉस्ट, स्नोफॉल, हेलस्टॉर्म सब डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पर। मेनली ह्यूमिडिटी दो तरह की होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब आता है प्रेसिपिटेशन। जब वाटर वेपर राइज होता है तो वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। वाटर ड्रॉपलेट्स कब फॉर्म होते हैं? कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर की वजह से। अब क्लाउड्स क्या होते हैं? जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाते हैं एयर में फ्लोट करने में तो देन दे नीचे प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में बारिश आ गई, बर्फ पड़ गई। और जब प्रेसिपिटेशन लिक्विड फॉर्म में होता है तो बारिश हो जाती है। प्रेसिपिटेशन सॉलिड फॉर्म में होता है तो स्नोफॉल होती है। अब टाइप्स ऑफ रेनफॉल, मैकेनिज्म के बेसिस पर तीन तरह की रेनफॉल होती है, कन्वेंशनल रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल जब एयर जो होता है सरफेस के पास होगा प्लेस पर बिकम वार्मर हो जाती है तो वो बिगिन होती है राइज करना इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। जैसे ही वो पहुंचती है अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वो कूल हो जाती है और रेनफॉल कॉज करती है। कन्वेंशनल रेनफॉल कॉमन होती है इक्वेटोरियल रीजन में। ऑरोग्राफिक रेनफॉल ये सबसे वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ रेनफॉल होती है। ये अकर होती है जब माउंटेन स्टैंड करता है इन द पाथ ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स और उनको राइज करने में हेल्प करता है। जैसे जैसे एयर राइज करती है वो एक्सपैंड होती है, फिर कूल हो जाती है, फिर रेनफॉल कॉज होता है। जैसे जैसे एयर क्रॉस करती है दूसरी साइड पर तो वो मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर को छोड़ देती है और अदर साइड कम रेनफॉल होती है। तो अदर साइड जो है माउंटेन का उसको रेन शेडो एरिया भी कहते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल एसोसिएट होती है साइक्लोन्स और डिप्रेशन से। वार्म और कोल्ड एयर जो है वो डिफरेंट डेंसिटीज होती हैं, वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होती है। वार्म एयर जो होती है वो लेस डेंस होने की वजह से ग्रेजुअली राइज करती है ओवर द मासेस ऑफ कोल्ड एयर, एक्सपैंड करती है फर्दर एंड कूल्स देन रेन फॉल्स। बहुत से ग्राउंड वाटर कम रेन वाटर से आता है। प्लांट्स हेल्प करता है वाटर प्रिजर्व करने के लिए। जब ट्रीज जो होते हैं हिल साइड्स पर कट किए जाते हैं तो रेन वाटर फ्लो करता है डाउन बेयर माउंटेन्स एंड कॉज करता है फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। रेनफॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। रेन वाटर कंसिडर्ड होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। अगर रेनफॉल लेस है तो वाटर स्कैर्सिटी और ड्रॉट हो जाती है, जबकि अगर मोर है तो फ्लड टेक प्लेस। नाउ लेट्स डू थिंक एंड आंसर। Taken the correct circle in OMR sheet. Troposphere has the largest concentration of water vapor. In the normal lapse rate of temperature decreases while altitude. The zone making changes in composition temperature is called pause. Clouds in the mesosphere are formed due to the presence of cosmic dust. Let's do fill in the blanks. Layer of gases which envelops the earth is called atmosphere. Dash is the air in motion, wind. Dash refers to the content of water vapor present in the air in gaseous form, humidity. The upper limit of mesosphere is called mesopause. Let's do the true and false. The atmosphere makes the life possible on Earth. True. The air always moves from high pressure areas to low pressure areas. True. Air resting over the poles is dense and heavy. True. Jet planes move in the mesosphere. False. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again, revise the chapter. We'll meet in the next video. Bye-bye. Take care. Thank you.